दोस्तों, आज की हमारी मूवी एक अंधेरे के प्यार के ऊपर बनी है। ये अंधेरे के प्यार की कहानी हो सकता है कि सभी के लिए अनजान हो। इस मूवी का नाम है शैडो ऑफ टाइम। ये एक जर्मन मूवी है, पर मजे की बात ये है कि ये मूवी कोलकाता में बनी है और बांग्ला भाषा में बनी है। ये कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, इस कहानी से समाज का कड़वा सच भी उजागर होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में कोलकाता के एक गांव को दिखाया जाता है। उस गांव में हमें बहुत दूर से एक मर्सरीज गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब गाड़ी गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई एक पुरानी फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है। एक वृद्ध आदमी हमें उस मिल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ हमें बड़ी बड़ी मशीन दिखाई देती है, पर उन मशीनों को देखकर हमें समझ आ रहा था कि ये मशीनें बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है। मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा था चारों तरफ। वो आदमी इतने प्यार से उस मिल को देख रहा था, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था इस आदमी का इस मिल से बहुत दिन का संबंध है। तभी उस आदमी को बाहर एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बाहर की तरफ देखता है। उस बच्ची को उसकी दादी बुलाती है। वो आदमी जब उस वृद्ध महिला की तरफ देखता है, तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तब उसे बहुत कुछ याद आ जाता है। तभी मूवी चली जाती है बहुत साल पहले पास्ट में। कहानी की शुरुआत यही से होती है। इस छोटे बच्चे का नाम है रवि, जो कि मूवी का हीरो है। अंग्रेजों के जमाने में रवि जैसे बहुत से बच्चे ही इस मिल में काम करते थे, जिन्हें बाहर से खरीद कर लाया जाता था और उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह में पूरा दिन काम कराया जाता था और उनको किसी नाम से नहीं बुलाया जाता था। उन सभी का अलग अलग नंबर था, उन्हें उसी नंबर से बुलाया जाता था और रवि का नंबर था 23। पूरे दिन में इन बच्चों को एक टाइम ही खाना मिलता था और वो खाना भी उन्हें अपनी हर दिन की सैलरी से ही खरीदना पड़ता था। रवि हर दिन एक पैसे के बदले में एक प्लेट खाना खरीदता था और वो भी सिर्फ एक प्लेट पके हुए चावल लेता था, कोई सब्जी नहीं लेता था। तो वहाँ का मैनेजर रवि से बोलता है, रवि, तू तो एक दिन मर जाएगा। इस तरह हर दिन तू अगर सिर्फ चावल ही खाएगा तो कैसे बचा रहेगा। इस पर रवि कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ सूखा चावल खाकर अपने सोने की जगह पर चला जाता है। यहीं पर एक गुप्त जगह पर वो अपने वेतन के पैसों को जमा करता है। रवि का सपना होता है कि वो इन पैसों से एक दिन अपने आप को यहाँ से आजाद करेगा। सब बच्चे जब सो जाया करते थे, रवि तब अकेले अकेले ही धागा बुनने का काम सिखाता था। दूसरे दिन सुबह उस फैक्ट्री के बाहर हम एक छोटी लड़की को बैठा हुआ देखते हैं। इस छोटी लड़की का नाम है माशा और माशा ही हमारी मूवी की हीरोइन है। माशा के पिता माशा को यहाँ पर लेकर आए हैं बेचने के लिए। माशा के पापा फैक्ट्री के मैनेजर से 50 रुपए मांग रहे हैं, पर फैक्ट्री का मैनेजर 25 रुपए देने की बात कर रहा है। अब माशा के पिता माशा को एक थप्पड़ मारकर मैनेजर को समझाते हैं कि देखिए, माशा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 3 जन का काम अकेले ही कर सकती है। लेकिन फिर भी वो मैनेजर बोलता है कि वो 25 रुपए से ज्यादा एक भी नहीं देगा। तो अब माशा के पिता माशा को 25 रुपए में ही बेच देते हैं। जाने से पहले माशा के पिता माशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि माशा, कोई काम मिलने पर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और ये सुनकर माशा अपने पिता से प्रॉमिस करने के लिए बोलती है। माशा के पिता माशा के सर पर हाथ फेरकर वहाँ से चले जाते हैं। शुरू होता है माशा का फैक्ट्री में नया जीवन। सब बच्चों की तरह माशा भी खाने की लाइन पर खड़ी होती है, लेकिन माशा को अभी भी नहीं पता है कि उसका नंबर कितना है, इसलिए माशा को खाना नहीं मिलता। वो चुपचाप एक कोना में बैठ जाती है और तभी रवि हर दिन की तरह उस दिन भी एक प्लेट सूखा चावल लेकर माशा के पास खड़ा होता है।
और वो माशा के पास बैठकर माशा को बोलता है उस खाने को शेयर करने के लिए। चूंकि माशा बहुत भूखी थी, इसलिए वो उस सादे चावल को खाने लगती है। माशा और रवि में दोस्ती हो जाती है। रात में रवि और माशा फैक्ट्री की छत पर बैठे थे। रवि माशा को दूर से शहर की आती हुई रोशनी दिखाता है, लेकिन माशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोशनी किसकी है, क्योंकि माशा के गांव में अभी तक बिजली नहीं गई है। उसके गांव में हर समय अंधेरा रहता था। रवि बोलता है एक दिन मैं उस शहर में जाऊंगा और वहां से खड़े होकर इस अंधेरे फैक्ट्री को देखूंगा। अब दूसरे दिन रवि धागा बुन रहा था। मैनेजर लोग खड़े होकर उसे काम करता हुआ देख रहे थे। वो रवि की बुनाई देखकर बहुत खुश होते हैं और रवि को बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन 7 पैसे दूंगा। लेकिन रवि मैनेजर के मुंह के ऊपर उसे ना बोल देता है, क्योंकि जो लोग धागा बुनते हैं उन्हें हर दिन 20 पैसे दिए जाते हैं। इसलिए रवि 7 पैसे में काम करने के लिए राजी नहीं होता है। उस दिन शहर से एक बाबू आते हैं फैक्ट्री में। माशा को देखकर उसको माशा पसंद आ जाती है। वो गंदी नजर से माशा को देख रहा था। दूसरी तरफ वो मैनेजर रवि को 15 पैसे में काम पर लेने के लिए राजी होता है। रवि धागा बुनने का काम शुरू करता है। आज से उसकी सैलरी 15 पैसे हो जाती है। पहले दिन ही सैलरी के पैसों से रवि रात को माशा को सरप्राइज देता है। वो माशा के लिए एक पूरी मुर्गी लेकर आया है। अब रवि हिसाब करने लगता है कि अगर वो इस तरह ही 3-4 साल तक लगातार काम करता रहा तो एक दिन वो इन जमा किए हुए पैसों से अपने आप को आजाद कर लेगा। तभी माशा रवि को बोलती है मैं तो 2 दिन के अंदर ही आजाद हो जा रही हूँ। तुम्हारी तरह उतने दिन मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। तब रवि माशा को बोलता है मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। सुबह जो साहब शहर से यहाँ आए थे उसने ही तुम्हें सपना दिखाया है कि शहर ले जाकर वो तुम्हें पाएगा। तो माशा बोलती है हाँ, तुम कैसे जानते हो। तब रवि धीरे से बोलता है वो कुछ भी नहीं कराएगा, वो सिर्फ तुम्हारे साथ गलत करेगा। और एक सच बात तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हारे पिता तुम्हें कभी भी नहीं लेने आएंगे। यहाँ पे बाबा लोग सिर्फ हमें देकर जाते हैं। कभी किसी के बाबा अपने बच्चों को यहाँ से लेकर नहीं गए हैं। रवि की ये बातें सुनकर माशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरे दिन फैक्ट्री में बायोस्कोप का एक ट्रक आता है। उस ट्रक से सबको एक सिनेमा दिखाया जाएगा। फैक्ट्री के बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं सिनेमा देखने के लिए। रवि अपने लिए और माशा के लिए 2 टिकट खरीदता है। ये टिकट उसने इसलिए खरीदा है ताकि वो माशा के गुस्से को शांत कर सके। वो दोनों एक साथ बैठकर सिनेमा देख रहे थे। माशा बहुत खुश थी। वो खुशी में नाचना शुरू कर देती है। उस दिन रात को रवि अपने जमाए हुए पैसे को लेकर फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाता है और उसके सामने वो उन पैसों को गिनने लगता है। सारे कॉइन को गिनने के बाद पता चलता है कि 25 रुपए हो गए हैं। ये पैसों को लेकर रवि माशा को खरीदने आया है। माशा शहर के उस बाबू के पास बिक जाए, ये रवि नहीं चाहता, लेकिन मैनेजर रवि को बोल देता है 25 रुपए से नहीं होगा। तब रवि बोलता है आपने तो उसे 25 रुपए में ही उसके बाबा के पास से खरीदा था। इस पर वो मैनेजर बोलता है लेकिन शहर के बाबू ने मुझे बोला है कि माशा के लिए वो मुझे और भी ज्यादा पैसे देंगे। फिर वो रवि को बोलता है कि अगर तू माशा को खरीदना चाहता है तो तुझे इसके लिए और भी ज्यादा पैसे देने होंगे। और जाकर अपने पास जमाए हुए सारे पैसे लेकर आता है और सब पैसे जमा करने के बाद देखा जाता है कि कुल 55 रुपये है और बाकी के 45 रुपये रवि अब से रोज काम करके चुकाएगा। उस दिन रात को मैनेजर माशा को लेकर फैक्ट्री के मेन गेट के पास आता है। पीछे रवि बैठा था। वो माशा को देखकर धीरे से आवाज लगाता है। माशा रवि को पूछती है
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि कुछ नहीं बोलता। वो पॉकेट से 2 रुपये निकालकर माशा को देता है और बोलता है, ये लो तुम्हारे बस का किराया। शहर जाकर तुम अपने बाबा को ढूंढ लेना। माशा बोलती है, इसका मतलब तुमने अपने जमाए हुए पैसों से मुझे मुक्त किया है। रवि चुप रहता है। माशा रवि को बोलती है, क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? रवि धीरे से बोलता है, पता नहीं। माशा फिर बोलती है, शहर के सबसे बड़े शिव मंदिर में मैं हर पूर्णिमा को तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जब तक यहाँ से आजाद नहीं होते और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं वहाँ जाऊंगी। ये बोलकर माशा वहाँ से निकल जाती है। आजाद हो जाती है माशा और फैक्ट्री में रह जाता है रवि। माशा वहाँ के बस काउंटर के पास आती है। वो कोलकाता का एक टिकट मांगती है। 1 रुपये देकर वो टिकट खरीदती है और बस में रवाना हो जाती है कोलकाता के लिए। जिस शहर को वो लोग दूर से देखते हैं, उस शहर के लिए बस कोलकाता में पहुंच जाता है। आसपास इतने लोग होने के बाद भी आज माशा को अकेला महसूस हो रहा है। अब वो एक खाने की दुकान पर जाती है और बचे हुए 1 रुपये से वो सूखा चावल खरीद कर खाती है। माशा कोने में बैठकर वो सूखे चावल खा रही थी और उधर रवि, वो भी फैक्ट्री में बैठकर सूखे चावल खा रहा था। अब माशा के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अब से डस्टबिन से खाना उठाकर खाने लगती है। इधर रवि उस फैक्ट्री से भागने के लिए गड्ढा खोदने लगता है और एक दिन उस गड्ढे से बाहर भी निकल जाता है। माशा रास्ते में सोई हुई थी। तभी एक आदमी आकर माशा के साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी एक महिला आकर उस आदमी को रोकती है और उसे गाली देने लगती है। महिला माशा को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ रवि उस बस काउंटर में जाता है। वो कोलकाता का एक टिकट भी ले लेता है। तभी दूर से फैक्ट्री की गाड़ी दिखाई के पैर के पास छुप जाता है। लेकिन तभी फैक्ट्री का मैनेजर काउंटर मैन के पास आता है। रवि अपने जमाए हुए पैसों से उस काउंटर मैन को रिश्वत देता है ताकि वो काउंटर मैन मैनेजर से कुछ ना बोले। इधर फैक्ट्री का मैनेजर भी रवि का पता जानने के लिए काउंटर मैन को पैसे देता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। एक समय रवि के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो काउंटर मैन को पैसे नहीं दे पाता है और काउंटर मैन रवि के बारे में मैनेजर को बता देता है। पकड़ा जाता है रवि। उधर सुबह माशा जब नींद से जगती है, बाहर आने पर उसे पता चलता है ये जगह एक प्रतिताले है और रात को जिस आदमी ने उसके साथ गलत करने का कोशिश कर रहा था, वो भी वही है और जिस महिला ने उसे बचाया था, वो उस आदमी की ही पत्नी थी। माशा के जैसी बहुत सी लड़कियों को इस तरह से यहाँ लाया जाता है। आज था उसका पहला दिन। वो महिला और उसका हस्बैंड माशा को सब कुछ समझा दे रहे हैं, क्या बोलना है और क्या करना है। कुछ समय के बाद एक आदमी उस रूम में आता है। उसको माशा ही पसंद आती है, इसलिए बाजू में बैठी बाकी 2 बच्चियों को वो वहाँ से चले जाने को बोलता है। वो आदमी जब अपने कपड़े उतार रहा था, तब मौका पाकर माशा उस रूम से निकल जाती है। वो भागने की बहुत कोशिश करती है। वो दौड़ती रहती है और दौड़ते दौड़ते वो एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। लेकिन दीवार के उस पार और कोई रास्ता नहीं था। माशा समझ जाती है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। माशा पकड़ी जाती है और उसे बहुत मारा जाता है। कट जाते हैं बहुत सारे साल। रवि अब बहुत बड़ा हो गया है। वो मैनेजर के टेबल के ऊपर बहुत सारे नोट रखता है, पूरे 1000 रुपये। इन पैसों से वो आज अपने को आजाद कर रहा है। मैनेजर उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम यहाँ रह जाओ, तुम्हारा वेतन अभी से मैं 3 गुना कर दूंगा। लेकिन रवि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है कोलकाता के लिए। दूसरी तरफ माशा भी बड़ी हो गई है और अभी भी उसी प्रतिताले में है। वहाँ पे नियमित आते थे यानी नाम के कस्टम ऑफिसर। वो सच में माशा को बहुत पसंद करते थे। इधर रवि कोलकाता की बस में चढ़ गया है। खिड़की से वो कोलकाता शहर को देख रहा है।
शहर की इस रोशनी को वो दूर से कितने बार ही देखा था। आज था पूर्णिमा। रवि बस से उतरने के बाद तुरंत ही उस मंदिर के लिए रवाना होता है जिस मंदिर की बात माशा ने उससे की थी। नाव में नदी पार होकर रवि मंदिर के सामने आता है। वो चारों तरफ माशा को ढूंढ रहा था। इधर माशा भी मंदिर आना भूलती नहीं है। वो भी मंदिर आकर रवि को ढूंढ रही होती है, लेकिन इतने साल के कोई किसी को नहीं पहचानेगा, यही स्वाभाविक है। रवि को माशा ने एक माला दिया था जिससे माशा रवि को पहचान सके, पर जो भी हो उस दिन दोनों की मुलाकात नहीं होती है। रवि कोलकाता वापस आ जाता है। रवि छोटे से एक कारपेट के दुकान में आ जाता है। रवि उस दुकान की एक कारपेट को पकड़कर बोलता है कि ये 100 साल पुराना है। तब वो मालिक और एक कारपेट उसे दिखाता है। वो दिखने में और भी सुंदर था, पर रवि उसे दूर से देखकर ही बता देता है कि ये कारपेट अभी कुछ दिन पहले ही बना है और इसका बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं है। दुकान का मालिक समझ जाता है कि रवि को बहुत ज्यादा इस चीज का अनुभव है। दुकान का मालिक रवि को बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ, तुम बहुत अनुभवी हो, पर तुम्हें वेतन देने जैसा पैसा मेरे पास नहीं है। इस दुकान के पैसे से मुझे मेरे और मेरी पोती का घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, तो मैं तुम्हें वेतन कैसे दूंगा। रवि बोलता है, मुझे वेतन की जरूरत नहीं है, मुझे बस 2 टाइम का खाना और रहने देने से ही हो जाएगा। वृद्ध आदमी की पोती का नाम था दीपा। जब दीपा रवि को पहली बार देखती है तो उसे रवि बहुत अच्छा लगता है, और रवि उनके घर में आने के बाद से दीपा पूरी बदल गई है। रात के समय रवि माशा को ढूंढता हुआ स्थानीय प्रतितालाया चला जाता है, क्योंकि तब के दिन में बिना पितृ परिचय वाली लड़कियों का घर यही होता था। रवि बहुत लोगों को पूछता है, मगर कोई माशा नाम के किसी को नहीं जानता था। तब वहाँ पर 2 आदमी और थे, जिसमें वो आदमी भी था जिसने माशा को जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ था। ये सभी लोग रवि को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरे दिन रवि लोगों के दुकान पर कस्टम ऑफिसर आते हैं। वो एक कारपेट खरीदने आया है और ये कारपेट वो खरीद रहा है माशा को देने के लिए। रवि एक सुंदर कारपेट पसंद करके देता है उसे, पर रवि तो ये नहीं जानता था कि ये कारपेट उसकी ही प्रियतमा के पास जा रहा है। दूसरी तरफ माशा को वो महिला बहुत समझाने की कोशिश कर रही है कि वो यानी से शादी कर ले, पर माशा किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं होती है। माशा अभी भी रवि के इंतजार में बैठी है। सभी माशा को बहुत समझाते हैं कि रवि कभी भी लौटकर नहीं आएगा। दूसरी तरफ रवि आज रात को भी माशा को ढूंढने निकला है और उसके पीछे दीपा भी चली जाती है। ये देखने के लिए कि रवि रोज प्रतिताले में माशा को ढूंढ रहा होता है, पर दीपा को तो नहीं मालूम है कि रवि यहाँ क्यों आता है। इसलिए दीपा एक महिला को रिश्वत देकर जान जाती है कि रवि के यहाँ आने का असली कारण क्या है। लेकिन उस दिन रवि माशा को ढूंढ न पाने पर भी दीपा माशा को ढूंढ निकालती है। दूसरे दिन था पूर्णिमा। चूँकि अब माशा और दीपा परिचित है, तो माशा अब जानती है कि रवि कौन है। लेकिन दीपा ने माशा से एक झूठ बोला था कि रवि और उसकी शादी हो गई है, इसलिए वो दूर से रवि को देख रही थी। वो उसके सामने नहीं आई, पर रवि तो उसे अभी भी चारों तरफ ढूंढ रहा था। और अब रवि हताश होकर घर लौटने वाले नाव पर चढ़ जाता है और माशा चुपचाप उसे एकटक देखती रहती है। सीन चेंज होता है। रवि कारपेट हाउस के लिए एक टेलीफोन खरीद कर लाता है। रवि दीपा के दादाजी को समझाता है, हम लोग अभी से विदेश में कारपेट बेचने की कोशिश करेंगे। दीपा के दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसका उपहास करके इसे उड़ा देते हैं। किंतु रवि ने उनका टेलीफोन नंबर बहुत सारे विदेशी कस्टमर के पास देकर आया था। वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल का एक बायर ने कॉल किया था। वो इंग्लिश में बात कर रहा था। रवि उनके साथ बात कर रहा था। चूँकि रवि बहुत दिन तक अंग्रेजों के साथ था, इसलिए इंग्लिश बोलना उसके लिए बहुत ही आसान था। बायर टेलीफोन पर 30 कारपेट का ऑर्डर देता है।
रवि इस बात को दीपा और उसके दादाजी को बोलता है, और जब 30 कारपेट की बात वो सुनते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि पूरे साल भी उनका 30 कारपेट नहीं बिकता। दीपा के दादाजी बोलते हैं कि हम लोगों को अभी मुंह मीठा करना चाहिए। ये बोलकर दीपा के दादाजी वहाँ से निकलते हैं, पर कुछ ही समय के बाद गिरने की आवाज आती है। रवि और दीपा दौड़कर बाहर जाते हैं। तब वो देखते हैं दीपा के दादाजी जमीन पर गिरे हुए हैं। उनको देखकर ही समझ आ रहा था कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। मृत्यु से पहले दीपा के दादाजी दीपा को रवि के हाथ में सौंप कर जाते हैं। अभी से पूरे कारपेट हाउस का भार रवि के ऊपर है। दीपा और रवि की शादी हो जाती है और इस तरह से बहुत सारे साल कट जाते हैं। रवि अभी शहर का बहुत बड़ा व्यापारी है। रवि गुप्ता कारपेट को कोलकाता में कौन नहीं जानता। रवि का कुछ कारपेट कस्टम हाउस में कुछ दिनों से ही अटका पड़ा है, इसलिए रवि आया है कस्टम हाउस में। वहां आकर रवि की बहस चल रही है वहां के कार्यकर्ताओं के साथ। तभी वहां का कस्टम ऑफिसर अपने रूम के बाहर निकलता है, और ये कस्टम ऑफिसर था वो यानी नाम का आदमी। वो रवि को देखकर ही पहचान जाता है। इतने दिन के बाद वो रवि को देखकर बहुत खुश होता है, इसलिए वो आज रात को रवि को डिनर के लिए दावत देता है। लेकिन दीपा उस दावत में जाने से शर्मा रही थी, क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी। लेकिन रवि उसको बहुत समझाकर वहां लेकर जाता है। कस्टम ऑफिसर रवि वेलकम बोलता है, लेकिन ऑफिसर जब रवि से बोलता है कि ये मेरी वाइफ माशा है, तब रवि समझ जाता है कि ये उसकी घूमी हुई प्रियतमा माशा है। रवि कुछ बोलता नहीं है, बस उसे देखता रहता है, और माशा तो उसे पहले से ही पहचानती थी। वो चारों लोग ही बैठे हुए हैं, मगर सब मौन है। यानी दीपा को ले जाता है रेस्टोरेंट को घुमाने के लिए। जब माशा और रवि बैठे थे, तब रवि माशा से बोलता है कि मैं हर पूर्णिमा को उस मंदिर में जाता था। माशा बोलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपनी वाइफ के साथ जाते थे। माशा बहुत दुखी थी, इसलिए वो रवि को बहुत बातें सुनाने लगती है, लेकिन रवि चुपचाप रहता है। दूसरे दिन से रवि का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपने ऑफिस से सीधा माशा के घर आ जाता है। वो कलिंग बेल दबाता है और माशा दरवाजा खोलती है, लेकिन माशा रवि के साथ बात करने को एकदम तैयार नहीं होती। रवि माशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है। रवि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने साल के बाद माशा उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसके मुंह के ऊपर ही माशा दरवाजा बंद कर देती है। तब रवि माशा को एक ही बात बोलता है, उस दिन तुमने मुझे जब मंदिर में देखा था, तब मैं शादीशुदा नहीं था। तुम अगर उस दिन मेरे सामने आती तो हमारे जीवन की कहानी इतनी कठिन नहीं होती। ये बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। रवि तब ऑफिस के अंदर ही काम कर रहा था, और तभी रवि पीछे मुड़कर देखता है कि बाहर बारिश के बीच में माशा खड़ी है। माशा को अपनी गलती समझ आ रही थी, पर छोटी सी एक भूल से उनके बीच मीलों की दूरी आ गई है। अभी उन दोनों का ही अलग अलग परिवार है, लेकिन उसके बाद भी इतने साल की दूरी का आवेग उन दोनों को रोक नहीं पाई। अब माशा और रवि रोज एक दूसरे से मिलने लगे। इसी तरह चलने लगा उनका जीवन। माशा और रवि एक साथ उसी मंदिर में आए हैं, जिस मंदिर में उन दोनों एक दूसरे को ढूंढते फिरते थे। दूसरी तरफ दीपा सब समझती थी, लेकिन फिर भी वो रवि को कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन माशा के हस्बैंड का कोलकाता से ट्रांसफर हो जाता है। आज था उनका आखिरी दिन, इसलिए सभी को दावत के लिए बुलाया गया है। रवि भी वहां आया है। अब दावत की बीच में रवि और माशा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। माशा रवि से बोलती है, जैसे भी हो मुझे रोको, कुछ करो, लेकिन मुझे जाने मत दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माशा के इसे बोलने के पीछे एक दूसरा कारण भी था, जिसे आप मूवी के अंत में जान पाएंगे। जो भी हो, समय बिताने लगता है और माशा के चले जाने का समय आ जाता है। माशा अपने हस्बैंड के साथ स्टेशन में आ गई है। वो चारों तरफ रवि को ढूंढ रही थी,
पर रवि कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक हम दूर से रवि को देख पाते हैं। रवि को देखकर माशा बहुत खुश होती है। माशा रवि को लेकर एक कोने में चली जाती है। वो रवि को पूछती है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तुमने क्या तरकीब निकाली है? पर रवि कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी यानी नाम का वो आदमी चला आता है। वो रवि को हाय बोलता है और माशा को बोलता है, जल्दी करो, ट्रेन तो अभी छूट जाएगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। माशा रवि की तरफ देखती रहती है। रवि को देखकर माशा समझ जाती है कि रवि उसको लेने नहीं आया है, इसलिए माशा उसको कुछ भी नहीं बोलती है। वो चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाती है और उसकी सीट में वो बैठ जाती है। रवि खिड़की से माशा की तरफ देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करता है और रवि उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। रवि जितना दौड़ रहा है, ट्रेन की गति उतना ही बढ़ रहा है। और अब रवि दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और ट्रेन चली जाती है। रवि के जीवन से एक बार फिर माशा गुम हो जाती है। सीन चेंज होता है और कट जाते हैं कई साल। अभी रवि के 2 बेटे हैं और अभी रवि कोलकाता शहर का और भी अमीर व्यक्ति है। दीपा रवि को बोलती है, कोई तुमसे मिलने आया है। रवि बोलता है, कौन? दीपा बोलती है, तुम नीचे जाकर देख लो। रवि नीचे जाता है तो वो देखता है यानी नाम का आदमी उससे मिलने आया है। वो था माशा का हस्बैंड। फिर रवि जब माशा के बारे में पूछता है तब यानी बोलना शुरू करता है कि तुम तो जानते थे कि माशा प्रेग्नेंट थी, पर असल में रवि ये नहीं जानता था। केरला जाने के बाद हमारा एक प्यार सा बच्चा होता है। वो लड़का था, उसे मैं बहुत प्यार करता था। उसको लेकर ही मेरा समय कटता था। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि असल में वो मेरा बच्चा ही नहीं है। फिर यानी रवि को बोलता ही वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। अब रवि को ये समझने में देर नहीं लगती, असल में माशा ने उस दिन ये क्यों बोला था कि उसे किसी भी तरह से रोका जाए, उसे जाने न दिया जाए। असल में वो उस समय प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा उसी का है। रवि तब उस आदमी को पूछता है, वो लोग अब कहाँ हैं? यानी बोलता है, क्या मालूम, हो सकता है वो पहले के ही जगह पर लौट गए हो। रात के समय रवि उनकी अलमारी से बहुत सारे पैसे निकलता है। पीछे दीपा आकर खड़ी होती है। वो रवि को पूछती है, माशा के पास जा रहे हो? रवि चुप रहता है। फिर दीपा उससे पूछती है, फिर क्या तुम कभी वापस आओगे? रवि धीरे से बोलता, पता नहीं। फिर रवि निकल पड़ता है माशा के खोज में। वो बहुत पहले के पुराने ठिकाने पर, जहाँ माशा पहले रहती थी। रवि चारों तरफ माशा को ढूंढ रहा होता है, पर माशा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। और तभी उसके पैर एक जगह रुक जाते हैं। एक माँ उसके बच्चे को नहला रही है। उसकी आवाज सुनकर रवि समझ जाता है ये माशा ही है और ये बच्चा उसका ही बच्चा है। रवि दरवाजा खोलता है। माशा और उसका लड़का रवि की तरह देख रहे हैं। रवि माशा को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशा रवि को मुंह के ऊपर ही ना कर देती है। वो रवि को बोलती है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माशा के मन में रवि के प्रति बहुत अभिमान जमा था, इसलिए वो रवि को बहुत बात सुनाती है। रवि माशा को सिर्फ बोलता है, मेरे यहाँ आना ठीक नहीं था, हमारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी। रवि माशा के घर से निकल जाता है और पैसों से भरे उस लिफाफे को खिड़की से अंदर फेंक देता है। माशा का लड़का उसे माशा के हाथ में देता है और रवि दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत जोर जोर से चल रहा था और स्टीमर के घाट पर पहुँच जाता है और अब वो स्टीमर में चढ़ जाता है। और तभी हम पीछे से देख पाते हैं माशा रवि रवि बोल के चिल्ला रही होती है, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी। रवि पीछे फिरकर नहीं देखता है। स्टीमर चलने लगता है और माशा चुपचाप स्टीमर की तरफ देख रही होती है। एक समय वो स्टीमर अंधेरे में गुम हो जाता है और उसके साथ ही गुम हो जाती है। माशा और रवि के प्यार की कहानी। अब घटना वर्तमान में आ जाती है। वो वृद्ध महिला रवि को बुलाती है
और उसको बैठने बोलती है। वो महिला रवि को बोलती है, मुझे आँख में नहीं दिखता, पर मैं सब कुछ अनुभव कर सकती हूँ। वो महिला अपनी पोती को चाय लाने के लिए बोलती है। वो देखने में एकदम बचपन की माशा की तरह थी। वो आदमी उस बच्ची को देखकर चौंक जाता है। फिर वो आदमी उस वृद्ध महिला से पूछता है, यहाँ किसी को ढूंढ पाऊंगा ये मैंने कभी आशा नहीं किया था। आप यहाँ क्यों रहती है? तब वो वृद्ध महिला बोलती है, वो बहुत पहले की बात है। हमारा प्यार यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन हमारा प्यार पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मेरा विश्वास है, अगर वो अभी भी जिंदा है, तो कभी ना कभी वो इस जगह जरूर आएगा। वृद्ध महिला पूछती है, आपके कितने बच्चे हैं? तो वो आदमी पहले बोलता है 2, फिर बाद में बोलता है नहीं 3। तब वो वृद्ध महिला बोलती है, मेरा एक ही लड़का था, बहुत सुंदर और बहुत लंबा था, पर वो कम उम्र में चल बसा। ये जो पोती है, ये उसी की लड़की है। ये सब बातें सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति की आंखें भर जाती है। वो उठकर खड़ा होता है और बोलता है, मुझे अभी जाना होगा, अच्छे से रहिएगा। वो वृद्ध महिला बोलती है, आप भी। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वृद्ध महिला की पोती उससे पूछती है, ये आदमी कौन है दादी? तब वो वृद्ध महिला धीरे से बोलती है, रवि। हाँ, आप लोग ठीक समझ रहे हैं, वो वृद्ध आदमी था रवि, और ये वृद्ध महिला है माशा। उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, लेकिन किसी ने भी किसी की पहचान नहीं बताई। अब उसकी पोती रवि को देखती रहती है, और एक समय के बाद रवि उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, और मूवी यही खत्म हो जाती है।